अरे ठीक है। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं गगनदीप शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का 8 तारीख का जो शिफ्ट सेकंड था, ये वाला, उसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। और ये लास्ट सोल्यूशन है, क्योंकि 4 एग्ज़ाम हुए थे, उसमें से फोर्थ नंबर का है 8 तारीख शाम का शिफ्ट बी। तो इसमें आपको देखा होगा कि आपने सबसे पहला क्या था, इसमें 141 2 1 5, ये ऐसा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। सारे के सारे क्वेश्चन पैसेज में से नहीं थे, क्योंकि ये बोल रहा है कि रीड द पैसेज एंड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पैसेज रीड करना और उसके आंसर देने हैं, पर इसका आंसर अपने सारे के सारे 141 से 150, 10 के 10 नहीं देने पैसेज में। ये वही होगा 141 4 2 1 4 3। लेट्स सी द पैसेज। वन क्वेश्चन, ये सेकंड और ये थर्ड। चलो पैसेज रीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए पैसेज था अपना, तो इस पैसेज को रीड करते हैं। The street theater in India is a well-established ancient art form despite the proliferation of modern means of entertainment and communication. Street theater continues to flourish in India. देखो फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसका स्टैंजा क्या बोल रहा है। स्ट्रीट थिएटर, स्ट्रीट थिएटर के अंदर आपने स्ट्रीट थिएटर सुना ही होगा, अपने इंडिया का बड़ा ट्रेडिशनल ये फॉर्म है। गली नुक्कड़ पे जो थिएटर किए जाते हैं, रंगमंच होते हैं ना, अपने जो रामलीलाएं करते थे वो भी एक स्ट्रीट थिएटर ही तो है। गली नुक्कड़ पर होने वाले जो प्रोग्राम्स थे, जो नौटंकियां, नाटक, अपने कल्चर के बहुत अच्छी, मतलब कहते हैं ना, अभिन्न अंग है हमारे कल्चर का, ये बहुत अभिन्न अंग, इंटरनल पार्ट है ये। तो स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल इस्टेब्लिश एंशियंट आर्ट फॉर्म। आ गया ना, प्राचीन कला है, एंशियंट आर्ट फॉर्म है। बिल्कुल सही है। एंशियंट यानी प्राचीन, आर्ट यानी कला, फॉर्म यानी एक रूप है, किसका, कला का एक रूप है। एंशियंट क्या होना चाहिए, ऐसी एक आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा हूँ। कहता है कि इज अ वेल इस्टेब्लिश एंशियंट आर्ट फॉर्म। यहाँ पे एंशियंट आर्ट के लिए आर्ट क्या है, एक नाउन, कला क्या है, नाउन। संज्ञा, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो एंशियंट आर्ट यानी एक प्राचीन कला है। कला कैसी है, प्राचीन है। एंशियंट आर्ट फॉर्म। डिस्पाइट, डिस्पाइट होता है, इन स्पाइट ऑफ ही डिस्पाइट होता है, तो उसमें ऑफ होता है, इसमें ऑफ नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट यानी के बावजूद, किसके बावजूद, प्रोलीफेरेशन। प्रोलीफेरेशन होता है बहुत अधिक जनसंख्या पैदा हो जाना, अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या पैदा, जनसंख्या विस्फोट टाइप होता है जो, इसको कहते हैं कि
कहते हैं ना जनन से संबंधित है, अधिक जनन कहने का मतलब अधिक जनन होना, जनन क्षमता अधिक होना, जन मात्रा अधिक हो जाना, कहने का मतलब है कि यहाँ पॉपुलेशन से लिया गया है कि बहुत अधिक जनता या पीपल होने के बावजूद, बहुत अधिक पॉपुलेशन होने के बावजूद लिखा है ना, ऑफ मॉडर्न मीन्स, आज का जो आधुनिक जो साधन है, आधुनिक संचार है, किसके, एंटरटेनमेंट के एंड कम्युनिकेशन। आपको पता है यार एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के बड़े, अब तो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी के अंदर कितने मॉडर्न मीन्स आ चुके हैं, कितने आधुनिक संसाधन या साधन आ चुके हैं, किसके, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के, स्ट्रीट थिएटर्स के, कंटिन्यूस टू फ्लोरिश इंडिया। किस लिए आए हैं ये, ताकि स्ट्रीट थिएटर जैसी चीज है वो क्या हो सके, कंटिन्यूसली फ्लोरिश हो सके, इंडिया में फल फूल सके, फलना फूलना। फलना फूलना यानी बढ़ना एक प्रकार का, इंक्रीज के लिए आया। तो कहता कि पूरा लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहता स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल इस्टेब्लिश्ड एंशियंट आर्ट फॉर्म। कहता है जो स्ट्रीट थिएटर है, जो गली नुक्कड़ जो थिएटर्स हैं इंडिया के अंदर, बहुत अच्छी, बहुत इस्टेब्लिश, बड़ी अच्छी स्थापित होने वाली, बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड एंशियंट आर्ट फॉर्म है, प्राचीन कला का एक रूप है। डिस्पाइट ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स, मॉडर्न मीन्स के बहुत ज़्यादा अधिक हो जाने के, यानी किसके किसके आधुनिक साधन, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के, मनोरंजन और संचार के जो साधन है वो बहुत अधिक हो जाने के बावजूद भी, उनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाने के बावजूद भी, देखो आजकल कौन स्ट्रीट थिएटर जाता है यार, कौन देखता है गली नुक्कड़ के नाटक, कहाँ नौटंकियां लगती है, कहाँ वो रामलीलाएं होती हैं आजकल, कहाँ पर गली नुक्कड़ के जो छोटी छोटी जो रंगमंच सजते थे, जहाँ पर अपने आपने राजस्थान कल्चर में पढ़ा होगा, नौटंकी आती है, रम्मत आती है, और नाटक आता है, रामलीला आती है, रासलीला आती है, ऐसे बहुत सारे ऐसे उसमें हैं, टर्म्स हैं जो क्या करती हैं, गली नुक्कड़ फॉर्म से, ये स्ट्रीट थिएटर की फॉर्म से सारी की सारी। नहीं देखते इनको, क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न मीन्स के जो एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के जो मॉडर्न मीन्स आए हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, और मेन इंटरनेट मोबाइल में सब कुछ ही आ गया इसमें। चलो मैं कहना चाहूँ थिएटर्स हैं आजकल, क्या कौन से थिएटर्स, जो मूवी थिएटर्स हैं, लोग जाके क्या करते हैं, डिजिटली देखते हैं, तो वो चीज़ें उसमें भी 3D वगैरह आ गया, ऐसा लग रहा है कि सीन मेरे सामने ही क्रिएट हो रहा है, सीन मेरे सामने ही एक्टिव हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों के बावजूद भी स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज बिल्कुल चल रहा है अभी भी, क्या फ्लोरिश इन इंडिया, फलता फूलता जा रहा है अभी भी। क्या इसके कहने का मतलब है, इनके बावजूद भी ये अभी भी फ्लोरिश हो रहा है स्ट्रीट थिएटर। देखो आगे, स्ट्रीट थिएटर एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, क्या था, किस पर, आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रीट थिएटर इज नोन एज, क्या कैसे जाना जाता है, ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। आपको सर कम्युनिकेशन तो होता है विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंजेस ऑफ थॉट्स विद ईच अदर, विच इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज भाषा का मतलब रूप क्या है, संचार ही तो है। भाषा क्यों यूज़ की है, संचार के लिए। संचार का मतलब अपनी बातों को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी सूचनाओं को एक दूसरे से, एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, या आपस में क्या करना, शेयर करना, एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। तो सर स्ट्रीट थिएटर कैसा एक चैनल हो सकता है कम्युनिकेशन का, क्यों नहीं हो सकता। रामलीला क्या है, रामलीला में क्या बताया, पूरी रामायण डिस्क्राइब कर दी है, एक सारे के सारे करेक्टर डिस्क्राइब कर दिए गए। एक पढ़ने बैठते हैं, बहुत लोगों ने रामायण कभी पढ़ी ना, और उनको रामायण काफ़ी आती हो, क्यों, राम का सारी कहानी का पता हो, क्योंकि रामलीला देख के, वो स्ट्रीट थिएटर देख के। तो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का एक चैनल तो है, माध्यम ही तो है। और लोग क्या करते हैं, अपने मतलब आजकल कहते हैं ना नुक्कड़ नाटक आते हैं, नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मुद्दा उठा लिया जाता है, एक ऐसा एक सब्जेक्ट उठा लिया जाता है जो सोशल एक इशू, सोशल इशू को क्या कर दिया जाता है, स्ट्रीट थिएटर में कन्वर्ट करके अपने ऐसे जाके सीधा बोलने से अच्छा कि एक परफॉर्म करके बोला, जैसे बेटी कहते हैं ना वो फीमेल फोर्टिसाइड का, जो कन्या भ्रूण हत्या का, कितने ही नुक्कड़ नाटक आते रहे, दहेज प्रथा पे कितने ही नुक्कड़ नाटक आते रहे। तो वो क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है। हैज फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपगेटिंग। प्रोपगेटिंग क्या होता है, प्रोपगेटिंग मतलब होता है फैला देना, प्रचार करना, किसी चीज का प्रचार करना,
या किसी चीज को फैला देना। जो चीज प्रचारित होगी वो फैलेगी ना, प्रचार करना, फैला देना। क्या कहता, स्ट्रीट थिएटर एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैज फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपगेटिंग रिफॉर्म्स बाय हाईलाइटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। आपसे पूछ सकता है कि कैसे कैसे इश्यू उठाता है कौन? ये आपका स्ट्रीट थिएटर। ये सोशल मुद्दा भी हो सकता है, इकोनॉमिक मुद्दा यानी अर्थस्थिति से संबंधित, यानी जो पैसा टक्का है उससे संबंधित हो सकता है, पॉलिटिकल इशू, राजनीति से संबंधित इश्यूज हो सकते हैं। वही बात मेरे वाली अभी बागी, प्रेजेंट इन द सोसाइटी, जो हमारे समाज के अंदर इस समय प्रेजेंट है मुद्दे, उन मुद्दों, ऐसे टाइप के मुद्दों पर उनका प्रचार करना, उनको फैलाने के लिए एक ऐसा माध्यम, संचार का ऐसा माध्यम, संचार का, कम्युनिकेशन का ऐसा चैनल स्ट्रीट थिएटर के रूप में बड़ी सेंचुरीज से चलता आ रहा है। एक बात वापिस याद करो, इससे पहले वाली शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 149 था, जिसमें अपने मैच किया था। उस मैच वाले के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था, हैज बीन, और उसके बाद आपने क्या पढ़ा, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, फिर आपने क्या सिंस फॉर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। उसमें फॉर के बाद एक टाइम फ्रेज आया था, टाइम फ्रेज देखो, उसमें मैंने बोला था फॉर कब लगाना है, सिंस कब लगाना है। अब ये देखो सेम टू सेम, 4 सेंचुरीज और बीन। अब देखो 4 सेंचुरीज क्यों आया है, क्योंकि सेंचुरीज का कोई नाम थोड़ी है, कोई फलानी सेंचुरी का नेम थोड़ी है। जब नेम आए तो वो क्या है, सिंस है, और जब सीधी मात्रा आ जाए, संख्या आ जाती है, तो वो क्या है, 4 है। तो कहता शताब्दियों से, कई 100 सालों से स्ट्रीट थिएटर कम्युनिकेशन का चैनल की तरह फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। रिफॉर्म्स होता है सुधार, रिफॉर्म्स होता है सुधार। सुधार क्या होता है, हुए थे ना, रिफॉर्मर्स आए थे, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए थे अपने देश में टाइम टू टाइम, समाज सुधारक बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी आए थे। कौन सी शताब्दी थी वो, आई थिंक 19वीं शताब्दी थी, 1800 समथिंग का टाइम था। तो वैसे कितने देखो, इसलिए तो शताब्दियां लिखी हैं। तो सुधार से संबंधित पर उनको मतलब जो भी कम्युनिकेशन था उनको फैला दिया, प्रोपगेटिंग कर दिया बाय हाईलाइटिंग। क्या हाईलाइट करते हुए, किस तरीके से फैला दिया, सुधार कर दिया सोशल मुद्दों को, इकोनॉमिक मुद्दों को, पॉलिटिकल इशू को, जो आज भी प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में। अनलाइक, अनलाइक देखो, लाइक होता है की तरह, अनलाइक इसकी तरह नहीं, किसकी तरह नहीं, ओल्डन डेज की तरह, पुराने दिनों की तरह। देखो फिर वही कहानी, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इट मीन्स ये क्या स्ट्रक्चर है, वही जो मैंने बताई थी। तो ये नाउन के एडजेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि सर ये नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन क्या है सर, डेज है। आर्टिकल क्या है, दा है। इसमें हेडवर्ड क्या है, हेडवर्ड सर डेज है। और ये क्या है, प्री मॉडिफायर्स है इसके, कौन सा, दा और ओल्डन इसके प्री मॉडिफायर्स है। इसका पोस्ट मॉडिफायर नहीं है इन ओल्डर डेज में। पोस्ट मॉडिफायर क्या होता है, जो हेड वर्ड के बाद वाली चीज होती है। हेड वर्ड क्या होता है, जिसके लिए सर प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर आते हैं। जो मेन बात है, डेज ही है, कौन, ओल्डन, और डेज के लिए दा है, ठीक है। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात थी। अनलाइक इन द ओल्डन डेज इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब प्रतिबंधित, प्रतिबंधित का मतलब क्या होता है, रोकी गई। रोकी गई किस चीज पे, प्रतिबंध कर दिया वो, प्रतिबंधित। तो कहता है कि अनलाइक इन द ओल्डन डेज इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। तो कहता है कि पुराने दिनों की तरह नहीं, हमारे देश में जो पुराने टाइम की बात, एंशियंट फॉर्म है ना ये, तो एंशियंट फॉर्म यानी पुराने दिनों की तरह नहीं, जिसमें क्या होता था, इट्स यानी इन स्ट्रीट थिएटर्स की, यहाँ पे इट्स स्ट्रीट थिएटर्स के लिए, क्योंकि ये कोई इंसान थोड़ी जो मैं हिज लिखूं या हर लिखूं या देर लिखूं। तो इट्स परफॉर्मेंस, इस स्ट्रीट थिएटर्स की जो परफॉर्मेंस है, इज नो लॉन्गर, लंबे समय तक क्या नहीं थी, रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी टू विलेजेस। नो लॉन्गर यानी लंबे समय तक इसको क्या प्रतिबंधित, टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। सिटी की छोटी छोटी जो लोकेलिटीज है, यानी जो कॉलोनियाँ हैं, छोटी बड़ी सिटी है तो उसकी छोटी छोटी कॉलोनियाँ होगी कई सारी, और पूरा विलेज हो गया। यहाँ पर आज तो इनको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, यानी प्रतिबंधित कर दिया गया, पर पहले की तरह नहीं। पहले के दिनों में ऐसा नहीं होता, लिखा है अनलाइक इन द ओल्डन डेज,
पुराने दिनों की तरह नहीं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है इज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। आज क्या है, आज की कंडीशन क्या है, टुडे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ परफॉर्मर्स इंक्लूडिंग, देखो आज क्या होते हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप है परफॉर्मर्स के, उनमें क्या क्या इंक्लूड है, उन परफॉर्मर्स में कौन कौन हो सकते हैं, वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं परफॉर्मर्स, वुड यानी स्टूडेंट्स भी इसमें इंक्लूड है उन परफॉर्मेंस में। यार परफॉर्मर कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी का प्रोफेशन, किसी का कोई डेजिग्नेशन देख के थोड़ी होता है। परफॉर्मेंस मींस हु परफॉर्म्स, दैट इज हु इज परफॉर्मर, दैट इज परफॉर्मर, हु परफॉर्म्स दैट इज परफॉर्मर। तो हु परफॉर्म्स इट विल बी, सॉरी, इट मे बी स्टूडेंट्स, इट मे बी डांसर, इट मे बी डॉक्टर ऑल्सो। अगर डॉक्टर कोई चीज़ परफॉर्म करता है, जरूरी थोड़ी वो कैसे नहीं कह रहा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मान लो उसने एक 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 ऐसा सोशल इशू उसने एक पोएम के रूप में या एक स्पीच के रूप में अगर उसने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, परफॉर्म कर दिया, तो ही इज ऑल्सो ए परफॉर्मर। तो वही कह रहा है कि टुडे स्मॉल ग्रुप्स, आज जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं परफॉर्मर्स के, किसको शामिल करते हुए, स्टूडेंट्स को, वुड स्टेज परफॉर्मेंस टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। मोबिलाइज क्या होता है, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। वैसे ही है ना, सेना के अंदर भी ये वर्ड यूज किया, सेना को एकत्रित करते हैं ना, कोई चीज इकट्ठी की जाती है अपनी पावर इकट्ठी करने के लिए, सेना एकत्रित करना, किसी चीज का इकट्ठा करना, क्या करना, टुगेदर, टुगेदर, इकट्ठा करने के लिए मोबिलाइज यूज हुआ है, एकत्रित करना। किसको, पब्लिक ओपिनियन, और टू हेल्प क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। आजकल देखने को आम ही बात हो चुकी है कि स्टूडेंट्स भी उन परफॉर्मर्स में यूज हो रहे हैं जो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, किसकी, एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जुटाने के लिए, जुटाना भी होता है इसका, जुटाने के लिए क्या, पब्लिक ओपिनियन की, लोगों को क्या नजरिया क्या है, क्या ओपिनियन, उनकी राय क्या है, या हेल्प करना, हेल्प क्रिएट, किसी की हेल्प करने के लिए। देखो किसके लिए, तो पब्लिक ओपिनियन चाहिए, किसके लिए मदद क्रिएट कर रहे हैं और किसके लिए रेज कर रहे हैं अवेयरनेस को, किसके लिए उठा रहे हैं जागरूकता को। रेज होता है उठाना, ठीक है, देखो दो प्रकार के उठाना, एक मैंने कोई चीज उठाई पकड़ के, ठीक है, मान लो ये एक बोतल पड़ी है, ये बोतल को मैंने क्या किया, ऐसे रेज कर दिया, उठा लिया, तो ये क्या हुआ, ये रेज हुआ, क्योंकि ये क्या थी, एक पर्टिकुलर एक बोतल थी, मैंने इसको रेज कर लिया। और अगर कहते हैं ना कि सूर्य भी, अब मैंने बोला था सन सेट्स इन द ये सन रेज राइजेज इन द, सन राइजेज इन द, वहां पे रेज भी तो कर सकता था मैं, सन राइजेज इन द ईस्ट करते हैं। तो वो कैसा उठना है, वो ऐसे एक प्रोसेस है कि वो ऐसे है ना, क्या कहते हैं, उदय हो रहा है। उदय का मतलब उसका एक वैसे मूवमेंट से लिया गया कि सूर्य एक ऐसी मतलब ऐसा एक स्टार है जो एक कांस्टेंट खड़ा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, जितने भी और जिस उस गैलेक्सी के अंदर जितने भी और जैसे प्लैनेट्स वगैरह हैं, या उनके भी जो मून्स हैं, मून्स का मतलब उपग्रह, वो क्या करते हैं, उसके चारों करते हैं, तो वो एक प्रोसेस है। तो उसके अंदर जब जैसे जैसे उनकी मूवमेंट चलती है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या, वो उदय होना, छिप गया, उदय हो गया, सेट हो गया, राइज हो गया, वो चीज। तो ये कहता है कि वो मुद्दे उठाते हैं, सॉरी रेज है, हाँ रेज है ना, रेज है, वो राइज है, तो मुद्दा उठाना। तो इसलिए मैंने यहाँ रेज नहीं लिखा, राइज लिखा है। राइज इसलिए लिखा है कि ये उठाना है, क्या, जागरूकता उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं किसी चीज का। अब बात सुनो वापिस, कंफ्यूज नहीं होना। बात ही टुडे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ परफॉर्मर्स, छोटे छोटे ग्रुप्स है परफॉर्मर्स के, किनको शामिल करते हुए, परफॉर्मर्स में स्टूडेंट्स को शामिल करते हुए, वो क्या करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, किसके लिए, एकत्रित करने के लिए, जुटाने के लिए, गैदर करने के लिए, किसको, पब्लिक ओपिनियन को, या फिर किस लिए वो परफॉर्म करते हैं, हेल्प क्रिएट करने के लिए, या फिर क्या करते हैं, कोई अवेयरनेस, कोई जागरूकता उठाते हैं, किसके ऊपर, ओवर लिखा है ना, ओवर, ओवर किसके ऊपर, पर्टिकुलर इश्यू, उन मूल, पर्टिकुलर होता है विशेष या मूल, कौन सा, मुद्दा, इशू यानी मुद्दा, किस पे, ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो लोगों के लिए, जो लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, सोशल मुद्दा है, सोसाइटी में या सोशली जो बड़ा ही बेनिफिशियल है,
समाज के लिए बहुत लाभकारी है, ऐसे मुद्दे को आपको यार अंडरस्टूड ही है। ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं? डाउरी है, फीमेल फोर्टिसाइड है, और करप्शन है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं को बहुत सारे ऐसे चलते भी हैं। भ्रष्टाचार, ये दहेज, ये तो चलो नॉर्मल बातें होगी। मेरे कहने का मतलब है जो भी सोशल अभी मुद्दे चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। वो मुद्दा जिससे लोगों को क्या करवाए, कहते हैं ना, नोन करवाया जाए, लोगों को बताया जाए। जैसे किसी को डिमोनेटाइजेशन का मतलब भी नहीं पता था कि इसमें ये जो नोटबंदी है वो क्या था मामला, क्या अभी तक जीएसटी तक नहीं पता लोगों को, जीएसटी क्या मुद्दा है क्या रियल में। सिर्फ फुल फॉर्म रट के बैठे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐसे करके बैठे हैं। पर्टिकुलर उसका क्या क्राइटेरिया, कहाँ कहाँ कितना कितना परसेंटेज जीएसटी लगता है, किस किस प्रोडक्ट को, किस किस फील्ड में कौन से परसेंटेज पे। तो ये क्या है, ये मतलब उन इश्यूज की बात करें जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक की इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए उन पर्टिकुलर इश्यू पे या तो हेल्प क्रिएट करना, या उनके पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना, गैदर करना, या रेज करना, उठाना जागरूकता को, या जागरूकता जो जगाना किसी में। थीम्स ऑन, अब देखो थीम्स क्या हो सकती है, क्या थीम्स हो सकती है ऐसे परफॉर्मर की जो क्या कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज कर रहे हैं, हेल्प क्रिएट कर रहे हैं, रेज अवेयरनेस कर रहे हैं इन मुद्दों पर। वो क्या, कौन से थीम्स हो सकती हैं? सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज इसको कहते हैं, जो कहते हैं ना कि मादक पदार्थों से संबंधित ऐसे मुद्दे, कहते हैं ना जो वैसे तो अब्यूज गाली देना होता है, और सब्सटेंस कोई पदार्थ होता है, तो यहाँ पे पदार्थ को गाली देने से नहीं रिलेटेड है। इसका मतलब है कि अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा मुद्दा जो कि मतलब शर्मनाक मुद्दा होता है, जो जैसे नशा है, ठीक है, बलात्कार है, दहेज है, नेगेटिव जितने भी नेगेटिव है ना ओपिनियन से, जितने भी नेगेटिव मुद्दे हैं, नेगेटिव इश्यूज हैं, जो हमारे क्या ना कलंक है हमारी सोसाइटी पे, वो वाले, ठीक है, इनको कहते हैं कि मतलब जो कलंकित से मुद्दे हैं ना, वो चीजें नेगेटिव वे में है। मेरा कहने का मतलब ये नेगेटिव वे में। एड्स अवेयरनेस, अब देखो ये पॉजिटिव वे में आ गया, ये कलंक थोड़ी है यार। एड्स अवेयरनेस, एड्स की जागरूकता देना कोई कलंक थोड़ी है, ये क्या है, जागरूकता से संबंधित। देखो इसलिए तो 3 पॉइंट लिखे हैं, पब्लिक ओपिनियन है, हेल्प भी हो सकती है, अवेयरनेस भी हो सकती है। इसमें क्या होगा, इसमें हेल्प वाला भी आ सकता है और पब्लिक ओपिनियन भी आ सकता है। इन मुद्दों में क्या होगा, एड्स अवेयरनेस में रेज अवेयरनेस वाला आ जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगा, ऐसा मुद्दा जो पर्टिकुलर इशू पे किया गया है, इसमें क्या होगा, हेल्प मिल जाएगी, हेल्प क्रिएट हो जाएगी। तो क्या क्या थीम्स हो सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द थीम्स इज मेंशन इन दिस पैसेज। तो इस पैसेज के रिगार्डिंग क्या क्या थीम्स मेंशन हुई है? सब्सटेंसेस अब्यूज, एड्स अवेयरनेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस आर सम ऑफ द एरिया हाईलाइटेड बाय कंटेम्प्रेरी स्ट्रीट थिएटर ट्रूप। अब देखो फिर यहाँ पे एक पैसिव वॉइस यूज कर लिया, आर प्लस थर्ड फॉर्म, आर plus third form, is am are plus third form is the passive structure of simple present tense, because is am are take progressive verb na, ing verb, but here it is not used progressive, it is used here, it is used as a third form, means past participle form. Third form is past participle form. So is am are plus third form means is am are plus past participle form is a structure of passive voice structure. It is called periphrastic structure. Periphrastic structure means auxiliary plus past participle form. So why it is a passive structure, and the sentence must be started from the object. How, where is object? This is object. Themes on substances abuses, AIDS awareness and domestic violence, these all are object of this sentence. Why it is object? Because it is passive structure. Periphrastic passive, periphrastic phrases, passive means auxiliary, auxiliary means helping verb, plus past participle, past participle means verb third form. Now
वी विल गो फर्दर। एड्स अवेयरनेस, एड्स की जागरूकता, सब्सटेंसेस अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी जो थीम्स हैं आर सम ऑफ द एरियाज, ये जितने भी हाईलाइटेड एरियाज होते हैं उनमें से कुछ हैं ये वाले, ये जो 3-4 बताए हैं उनको हाईलाइटेड किया जाता है, उनको प्रकाशित किया जाता है, उनको प्रकाश में लाया जाता है किसके द्वारा? बाय कंटेम्प्रेरी स्ट्रीट थिएटर। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, उस काल का, जिस जिस काल का बोल रहा है उस काल का, समकालीन। समकालीन स्ट्रीट थिएटर, जो नाटक, गली नाटक है ना, नुक्कड़ नाटक, वो वाले जो ट्रूप है। ट्रूप क्या होता है? ट्रूप होता है किसी विशेष प्रकार के आर्टिस्ट लोगों का समूह, एक प्रकार का समूह है ये। कौन सा समूह? कौन सा समूह? उन आर्टिस्ट का समूह जो स्ट्रीट थिएटर को परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्मर्स का ग्रुप। अब ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स हु परफॉर्म्स द कंटेम्प्रेरी स्ट्रीट थिएटर, दीज आर कॉल्ड ट्रूप। ट्रूप वैसे क्या है? ट्रूप एक सिंगुलर वर्ड है, और नाउन कैसा है ये? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ट्रूप एक बंदे का नहीं होता, इसमें कलेक्शन होता है उन परफॉर्मर्स का, और जब कलेक्शन बनता है तो वो क्या बनता है? कलेक्टिव नाउन। यहाँ तक कहानी समझ आ गई? आई होप आपको समझ आई होगी। लाइव क्लास होती तो आपके कमेंट से देख लेता मैं, पर यहाँ आप वो मेरे को खुद ही यस मानना पड़ेगा और खुद ही नो मानना पड़ेगा। तो आई कंसीडर यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ यू आर attentive here, if you are listening me carefully, if you are if you have been attending, then if you have been attentive, then you will definitely understand what I am saying to you, what I am trying to explain you. Okay, so we will move on. Unlike in regular drama street, इसकी तरह नहीं, जो रेगुलर ड्रामा स्ट्रीट होते हैं ना, जो जो रेगुलर ड्रामा होते हैं, जो रेगुलर ड्रामा हम देखते ही हैं, कोई भी ड्रामा है जो रेगुलर हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट वाला है या नहीं है, और आम भी है, चाहे वो टीवी पे आ रहा है, उन ड्रामा की तरह नहीं, रेगुलर ड्रामा की तरह नहीं। स्ट्रीट ड्रामा है ना जो एम्प्लॉय वेरी लिटिल प्रॉप्स एंड इमेजेस। ये तो पता ही है आपको यार, जो रेगुलर ड्रामाज होते हैं, स्ट्रीट ड्रामा को छोड़कर, स्ट्रीट ड्रामा एक कहते हैं ना कि एक बड़ा ही एक ना कॉमन सा और एक है ना छोटे लेवल का एक परफॉर्मेंस होता है, छोटे से लेवल का एक एक्टिविटी होता है। उसमें क्या होता है, अपने को ज़्यादा ना तो प्रॉप्स यूज़ करने पड़ते हैं। प्रॉप्स क्या होता है? जो ड्रामा में जो वस्तुएं यूज़ की जाती हैं, जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है उस एक्ट को करने के लिए, तो वो प्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो भी साधन यूज़ किए जाते हैं। एंड इमेजेस, ना तो हमें ज़्यादा इमेजेस चाहिए, ना लिखे ना वेरी लिटिल, बहुत ही कम प्रॉप्स और इमेजेस की आवश्यकता होती है। एम्प्लॉय करना पड़ता है किनको? स्ट्रीट थिएटर में इन प्रॉप्स और इमेजेस को। किसकी तरह नहीं? इसका मतलब रेगुलर ड्रामा में ये चीज़ें वेरी लिटिल है या वेरी मच चाहिए? वेरी मच है किसमें? रेगुलर ड्रामा में, क्योंकि रेगुलर ड्रामा में प्रॉप्स भी काफ़ी चाहिए और इमेजेस भी काफ़ी चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना। द ह्यूमन बॉडी बिकम्स द, देखो बिकम्स आ गया फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसा लगा है सिंपल प्रेजेंट, ताहे तीहे सेंस देगा, देखो साउंड देगा। द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर है, जो बिकम बिकम क्या बनता है? द मेन टूल। अब वो कहता है कि खुद ही कह रहा है कि भैया नाटक नुक्कड़ नाटक है, नुक्कड़ नाटक है तो इसमें कहाँ तो प्रॉप्स, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते बेचारे, क्योंकि वो क्या होता है, एक छोटे लेवल की एक परफॉर्मेंस है। वही की वही चीज अगर एक पर्दे पर एक बड़े लेवल पर जब वो शो हो जाती है तो वो रेगुलर ड्रामा हो जाता है। उसमें जब कहते हैं ना अफोर्ड बंदा कर सकता है, तो उसमें क्या होता है, टूल्स एंड ये प्रॉप्स एंड इमेजेस है ना, क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो सकता है, बजट अच्छा होता है। तो ये क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ा टूल क्या है? बंदा खुद ही है बेचारा, खुद की बॉडी है, खुद की बॉडी है, वही उसका प्रॉप है, वही उसका इमेजेस है। द ह्यूमन बॉडी बिकम्स द मेन टूल इन विच कोरियोग्राफी, किसमें क्या आती है? जिसमें वो कोरियोग्राफी भी यूज़ कर लेते हैं, यानी डांस, डांस सिखाने की जो कला है। माइम, माइम क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जिसमें साउंड नहीं होता, साउंड लेस ऐसा एक्ट। मान लो
एक प्रकार का देखा जो वो है ना, जो मिस्टर बीन है, उसका माइम एक्ट तो है वो बिना बोले बिना साउंड किए अपनी सारी परफॉर्मेंस कर देता है, वो होता है माइम एक्ट। और माइम जो परफॉर्मर्स होते हैं उनका तो दिखाया होता है, वो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे करते रहते हैं, उनके फेस पे स्माइल का बनाया होता है, वो स्माइल करते हैं तो वो फैल जाता है, ठीक है, ये जो उनके साइड लिप्स हैं वो फैल जाते हैं, तो वो माइम एक्ट्स होते हैं। डायलॉग्स, डायलॉग्स क्या है, वार्तालाप, सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स, गीत है, नारेबाजी है, ये सारे क्या है, एक्सटेंसिवली यूज्ड। एक्सटेंसिवली यूज्ड क्या होता है, वृहत रूप में, बड़े रूप में यूज किए जाते हैं। क्या क्या एक्सटेंसिवली यूज्ड, व्हाट आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्ट्रीट थिएटर, माइम, कोरियोग्राफी, डायलॉग्स, सॉन्ग, स्लोगन्स are used extensively in street theater. In which form? Props and images. In which form? Props and images. So this is your passage of 8th date 8th सेकंड शिफ्ट, 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट का ये जो आपका पेपर था इंग्लिश का, उसका ये पैसेज था। तो आई होप यू हैव गॉट इट। Now if you have got it na, then you can answer very well. If you have not got it, then what will I say? Which of the following word in the passage is the opposite of stabilization? Spelling mistake, stabilization। देखो मैंने तो जितना बताने की कोशिश कर सकता था मैंने बताया, ऐसे तो डिटेल में और भी जा सकते हैं अपने पैसेज में, पर अपने को आपका भी टाइम देखना है, यहाँ का भी टाइम, सभी का टाइम देख के चलना है, क्योंकि स्टूडेंट को बोर नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से। मेरे को जो चीज़ देनी है मैं वही चीज़ देने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ, और उम्मीद है कि आप भी वही चीज़ बड़े दिल से लोगे। अगर मैं दिल से देना चाह रहा हूँ तो आप भी दिल से लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता कि आपको एक वर्ड ढूंढना है जो ऑपोजिट होता है, पहले तो उसको राउंड करना है जो अपने अपने को चाहिए, मतलब क्या करना है उस वर्ड का ऑपोजिट, उल्टा बताना है। किसका बताना है, इस वर्ड का बताना है, जिसका बताना है और क्या बताना है वो दोनों अंडरलाइन कर लो, राउंड कर लो, अब आंसर दो। स्टेबलाइजेशन, ये वर्ड कहीं भी पैसेज में जिक्र नहीं हुआ, पर ये पैसेज बोल रहा है, इसका मतलब इन चारों में से एक ऐसा वर्ड आया था जो इसका उल्टा बता रहा है। देखो आपके घरों में स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर वो क्या करता है, जो वोल्टेज होती है ना उसको स्थिर कर लेता है, स्थिर कर लो, कांस्टेंट कर लेता है, एक फिक्स वोल्टेज पे उसको टिका देता है, जो उस रेफ्रिजरेटर के लिए मैंडेटरी होती है। इससे क्या होता है, रेफ्रिजरेटर या उस अप्लायंसेस को नुकसान नहीं होता। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन का क्या होता है, स्टेप यहाँ पे स्टेबलाइजर नहीं है, स्टेबलाइजेशन है, इसका मतलब होता है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण क्या होता है, नाम से पता लग रहा है स्थिर है, जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो चीज स्टेबलाइज्ड है, स्थिर है, कांस्टेंट है, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, रुकी हुई चीज है ना वहाँ, तो एंशियंट हो सकता है। ये तो होता ही क्या है, मानता हूँ ये पैसेज में आया है, पैसेज में आने का मतलब ये थोड़े कि हर, ये तो चारों चारों पैसेज में आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ये तो दोनों इकट्ठे ही आए थे। तो आपको देखना है कि एंशियंट क्या होता है, प्राचीन, ओल्ड, कोई लेना देना नहीं है उस वर्ड से, तो 110% ये कैंसिल होगा। रिफॉर्म, रिफॉर्म होता है सुधार, और सुधार या इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव या सुधार का रिफॉर्म से भी क्या लेना देना, जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि मेरे को तो उस वर्ड पे फोकस करना है, मेरे को उससे मिलता जुलता या तो मिले या उसका उल्टा मिले, ये तो कहानी अलग है। प्रोपगेटिंग, प्रचार करना, फैला देना, रिफॉर्म सुधार। तो सोचो कोई चीज फैलेगी, प्रचारित होगी, स्प्रेड होगी, वो चीज स्प्रेड होगी,
तो वो क्या होगी, स्थिर थोड़ी रहेगी। एक तो यार ये एक बोतल का, ये एक बोतल है, इसका ये जो वाटर है वो क्या है, इस बोतल में आपको सर तो हिल रहा है, अरे इस बोतल में तो स्टेबलाइज्ड है, स्थिर है। अगर इसका ये ओपनर खोल दूं और उसके बाद इसको मैं इसका जो कॉर्क हटा के इसको पोर कर दूं, इस वाटर को पोर करते ही ये क्या होगा, फैल जाएगा, स्थिर कहाँ रहेगा, फैल जाएगा। प्रचारित, इसका प्रचार तो नहीं, वैसे फैलना, प्रचार चीज क्या होती है, फैली हुई चीज तो प्रचारित होती है, प्रचार करना। तो ये 110% इसका क्या है, ये ऑपोजिट है, इसका एंटोनिम है। तो आगे देख लो, और देख लो, स्टैब्लिश्ड है। स्टैब्लिश्ड क्या होता है, एकदम मतलब कहते हैं ना पूरा तरह स्थापित हुई हुई चीज, वेल स्टैब्लिश्ड चीज, और एकदम तो, कहते हैं ना बनाई हुई, एकदम स्थापित की हुई चीज। क्या लेना देना इस चीज का। चलो एक बार बताओ, ये इसका ये भी तो हो सकता है, सिनोनिम भी तो हो सकता है। स्टैब्लिश चीज ये तो स्टेबलाइज्ड होती है, जो स्थिर है, जो पूरी तरह से मतलब कांस्टेंट है, स्थिरीकरण है उसका, और उसका मतलब वहाँ जमा होना है, कोई चीज की जमी हुई है कोई चीज, तो वो स्टैब्लिश्ड ही है। कहते हैं ना कि मान लो जेबी क्लासेस एक वेल स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, तो ये क्या है, स्टैब्लिश्ड क्यों है, क्योंकि स्टेबलाइज्ड है। कैसे स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि ये मतलब अब आपको सर ये प्रचार भी तो हो रहा है, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं उस सेंस में कहना चाह रहा हूँ कि ये अपनी मतलब अच्छी जड़ें बना चुका है सिलेक्शन के फील्ड में, ठीक है, अच्छी जड़ें बना चुका है, ये अच्छा नाम और अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त कर चुका है, तो वो उसका स्थिरीकरण, वो इस्टेब्लिशमेंट, ये इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये तो सिनोनिम सा हो रहा है और हमें क्या चाहिए, एंटोनिम्स उल्टा चाहिए मेरा। अंडरस्टूड, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता which of the following word in the passage means localities of the city। इस वर्ड का मीनिंग बताना है, लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। पहली बात तो ये तो है ही नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है, ये तो प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित चीज का क्या लेना देना, कोई चीज मनाही की हुई है, बंद की हुई है, उसका क्या लेना देना है लोकेलिटीज। लोकेलिटी ऑफ द सिटी होती है छोटी छोटी, वहाँ का मतलब जो छोटे छोटे जो है ना मोहल्ले, कॉलोनीज, वो चीज। कंटेम्परेरी समकालीन बताया था, सेम टाइम, सेम टाइम पीरियड होता है जो समकालीन। समकालीन, तो इसमें देखना क्या करना है, समकालीन में हमने देखना है रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित है, हो नहीं सकता, उससे कोई मतलब ही नहीं आ रहा, यानी एक प्रकार का इसका मीनिंग है यार ये। तो इसका मीनिंग भी ये नहीं आ रहा, उसका मीनिंग, क्योंकि इसमें कुछ एंटोनिम वगैरह देखना नहीं है, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। अब है डिस्पाइट और एक है मोबिलाइज।
जी देखिए क्वेश्चन लोकेलिटीज ऑफ द सिटीज, मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, ये शायद फ्रेम गलत हुआ है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज मीन्स लोकेलिटीज ऑफ द सिटी कंटेम्प्रेरी, ये क्वेश्चन में गड़बड़ आ रही है। ऑप्शंस तो मेरे को सही लग रहे हैं, चेक कीजिए एक बार थोड़ा सा स्लाइड्स में क्या देखना। हाँ जी 142 नंबर क्वेश्चन, यस हाँ रिगार्डलेस, रिगार्डलेस है यहाँ। ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि लोकेलिटीज ऑफ द सिटी के अंदर तो चारों ऑप्शन सेट ही नहीं बैठ रहे हैं। जब सेट ही नहीं बैठ रहे हैं तो गड़बड़ कहीं ना कहीं तो है। तो सॉरी फॉर दिस डी फ्रेम क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिगार्ड लेस। आपके पास होगा, आपके पास होगा पेपर, उस पेपर में देखिए उसमें रिगार्डलेस होगा, तो यहाँ गलत फ्रेम हुआ है। तो रिगार्डलेस का मतलब समझ रहे हो आप, रिगार्डलेस। अब आपको देखना वैसे रिगार्ड क्या होता है, रिगार्ड, रिगार्ड कहते हैं ना कि विद बेस्ट रिगार्ड्स, ये तो रिगार्ड होता है कि अपने किसी को सम्मान देते हैं या एहसानमंद होते हैं उस, वो अगर किसी के पीछे लेस लगता है तो वो रहित है, और अगर नेस लगता है तो वो सहित है। तो ये लेस है तो वो रहित है, नेस होता तो सहित होता। और अपने को इसका मीनिंग रिगार्डलेस क्या होता है, कंटेम्प्रेरी नहीं हो सकता, समकालीन। मीनिंग तो देखो वही रहेंगे, मीनिंग चेंज थोड़ी हो जाएगा, वहाँ कुछ और था तो मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड निषेध, प्रतिबंधित चीज है, मनाही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रिगार्डलेस का इसके कोई लेना देना नहीं है इसका। मोबिलाइज वो तो गैदरिंग से रिलेटेड है, टू गैदर, टू गैदर, या अपने कहते हैं कि एकत्रित करना, एकत्रित करना, जुटाना, या सेना एकत्रित करना, सेना एकत्रित करना, समझ रहे हो। तो जब ऐसा है तो ये कहाँ होगा, कहाँ तो रिगार्डलेस और कहाँ मोबिलाइज, ठीक है। तो इसका मीनिंग इससे मैच नहीं करता, इसका मीनिंग इससे मैच नहीं करता, इसका मीनिंग इससे मैच नहीं, समकालीन, और वो पूछ रहा है रिगार्डलेस। ये होता है देखो एक के बावजूद। एक कंजक्शन है, कैसा कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। कंजक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिव। तो ये सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है तो इसका मतलब इसका में इसका मीनिंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ भी कहते हैं इसको, इन स्पाइट में ऑफ लगाना पड़ता है, डिस्पाइट में ऑफ लगाने की जरूरत नहीं होती, कई बार एरर आ जाता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा देता है, वहां ऑफ नहीं आता। तो क्या है के बावजूद, एक बार बताओ रिगार्डलेस भी तो क्या होता है, किसी को छोड़ते हुए, किसी की परवाह ना करते हुए, तो ये भी तो क्या है, डिस्पाइट, इसके बावजूद। कोई चीज किसी के बावजूद क्या होगी, रिगार्डलेस। सोचो एक बार, मैं आपको पैसेज में लेके चलता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। पैसेज में लाइन देखो क्या आ रही है, कहाँ है अपना डिस्पाइट, डिस्पाइट डिस्पाइट डिस्पाइट, ये रहा डिस्पाइट द प्लोरीफे, वही बात है कि किस, देखो किसको, इसकी रिगार्डलेस हो गई, किसको, डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन, प्लोरीफरेशन हो रहा है किसका, मॉडर्न मीन्स का, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन, ये इतने बढ़ रहे हैं, ये संसाधन इतने बढ़ रहे हैं एंटरटेनमेंट के, कम्युनिकेशन के आज के टाइम में, फिर भी स्ट्रीट थिएटर क्या हो रहा है, इससे उल्टी बात क्या हो गया, फ्लोरिश हो रहा है इंडिया में, फल फूल रहा है इंडिया के अंदर। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ये रिगार्डलेस है, जो किसी कहते हैं ना किसी चीज के उल्टा चल रहा है, ये चीजें हैं फिर भी फ्लोरिश हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए स्ट्रीट थिएटर। तो डिस्पाइट क्या हो गया, रिगार्डलेस हो गया। वैसे भी एक ही मीनिंग सेट बैठता है इन चारों में, और कोई है ही नहीं जो इससे मैच कर रहा हो। अंडरस्टूड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज। इन द ओल्डन, वैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर, अच्छा एक लाइन है ये अपने पैसेज की, एक लाइन है, इन द olden days street theater dash to villages or small localities of the city। अब पता है इसने क्या किया, इसने एक लाइन उठा ली पैसेज में से, उस लाइन को उसने अपने ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दिया कि ये जो लाइन पढ़ी है आपने, उस लाइन को आप इन चार ऑप्शंस में से कौन सा मतलब सेट दोगे ऑप्शन, जो उसको उसी पैसेज वाली लाइन को वापस
मीनिंगफुल कर देगा। मीनिंगफुल कैसे कर देगा? ओल्डन डेज में, पुराने दिनों में स्ट्रीट थिएटर था जो, वो गांवों और स्मॉल लोकेलिटीज में, सिटी की स्मॉल लोकेलिटीज और गांवों में, अच्छा ये स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी यहाँ से उठ के यहाँ आ गया था ये। अच्छा यहाँ प्रिंट हो गया था, ये थोड़ी सी टाइपिंग या मिस्टेक है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, हो जाता है, ह्यूमन बींग्स हैं एंड ह्यूमन बींग्स आर फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर्स एंड वी ऑल हैव बग्स, we all have errors, we all have so many impurities in our body, in our nature also, so please ignore it and focus on, regardless, here focus on these small localities of the city. So in the olden days street theater dash to villages or small localities of the city, ये लाइन आई थी, सिटी की स्मॉल लोकेलिटीज में या गांवों के अंदर स्ट्रीट थिएटर पुराने दिनों में क्या था? खुला था, बड़ा एंटरटेन था, मतलब बड़ा मनोरंजन देता था, रेस्ट्रिक्टेड था, प्रतिबंधित था या प्रतिबंधित नहीं था? देखते हैं क्या था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। ये लाइन यहाँ है, ये यहाँ से देखना, इन ओल्डन डेज, पुराने, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट था अपने वाला। In olden days, in the olden days, its performance is no longer restricted to villages or small localities of the city. पुराने दिनों में तो ये क्या नहीं था, रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, बड़े छोटे गांवों में और छोटी छोटी लोकेलिटीज में, छोटे छोटे आवासीय क्षेत्र थे जो सिटी के, उस और गांवों के अंदर नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड नहीं था ये लंबे समय तक। ठीक है, कब? ओल्डन डेज में। अनलाइक तो आज के लिए आ रहा है, आज की तरह, मतलब पुराने दिनों की तरह नहीं कि रेस्ट्रिक्टेड था, आज तो क्या रेस्ट्रिक्टेड सा ही है। तो इसका मतलब है क्या? was not restricted, olden days its performance is no longer restricted to village, लिखे ना, no longer restricted, यानी रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। आंसर विल बी was not restricted। देखो कहानी कहाँ अड़नी थी, कहानी यही अड़नी थी, इन दो ऑप्शन। ये तो मतलब ही नहीं है, ये तो मतलब ही नहीं है, ये तो सेंस ही नहीं दे रहे। हमारी अपने को नकली तो मारनी है, उसमें पैसेज में से देख के तो करना था। ये पैसेज क्वेश्चन होते हैं क्या? पैसेज में देखो, सेंस निकालो, आंसर देखो और ऑप्शंस पढ़े हैं। ऑब्जेक्टिव में तो वैसे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वॉज रेस्ट्रिक्टेड और वॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि या तो वो रेस्ट्रिक्टेड था या वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। ओल्डन डेज में स्ट्रीट थिएटर, पुराने दिनों में तो क्या थे? रेस्ट्रिक्टेड नहीं थे, तभी तो होते थे वो। अगर नहीं होते तो फिर तभी लुप्त हो जाते वो, तभी एक्सटेंट हो जाते वो। तो इसका सही आंसर है वॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझना है। उसमें उसने लॉन्गर दे दिया, उसने वॉज नॉट नहीं दिया, पर दिमाग तो है अपने पास, सेंस तो लगा सकते हैं कि सेंस क्या कहता है, वॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ये तो थे पैसेजेस के क्वेश्चंस आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन है, टॉपिक है आर्टिकल और सेंटेंस सामने लिखा है डैश शुगर इज गुड फॉर आवर हेल्थ। ऐसा क्वेश्चन आते ही हमेशा नो आर्टिकल होता है, क्योंकि देखो क्या है, मैंने मिल्क वाला करवाया था एक, डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ था, मान लो डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो वो क्या था? नोट था, सॉरी नो आर्टिकल था। यहाँ स्लाइड होनी चाहिए उसकी। इधर देखिए आप थोड़ा, शिफ्ट का मेरे को नहीं पता। शिफ्ट 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 मेरे को याद नहीं है, पर ये क्वेश्चन याद है, ऐसा आया था। और ये रहा, देखिए क्वेश्चन था डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ये क्वेश्चन है। और उसमें कुछ नहीं लिखा, डैश शुगर लिख दिया। और मैंने क्या लॉजिक बताया था, देखो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है इसके लिए इस सेंटेंस में, और वैसे ही मटेरियल नाउन भी होता है, पर यहाँ एक प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। पर इसमें ए मिल्क हो सकता है, ए कोई ऐसा एक दूध,
ना इसमें कोई वही मतलब कहते हैं कि स्पेसिफिक केस आ रहा है, कोई ऐसे में स्पेसिफिक केस भी नहीं बन रहा कि कोई ऐसा मिल्क था जिसमें ऐसा हो गया, ऐसा कुछ दिखा भी नहीं रहा। ये तो सीधी सी बात कर रहा है, एक एक जनरल सी बात कर रहा है कि मिल्क स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ है, जबकि शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जब शुगर है चाहे मिल्क है तो वो मटेरियल ना है, तो वो इसी कैटेगरी में ना प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया, तो वो क्या होगा, क्रॉस ही तो हो। यहाँ भी जब आर्टिकल नो आर्टिकल था तो वहां भी क्या होगा। अपने अपनी स्लाइड में चलते हैं, वो स्लाइड कौन सी थी, शिफ्ट बी की। तो वही चीज है, हाँ नो आर्टिकल, नो आर्टिकल देखो, द शुगर इज गुड फॉर आवर हेल्थ नहीं होता। गाड़ी कहाँ अटकेगी, इन दो ऑप्शन में, जिनमें थोड़ा सा सेंस है वो यहीं लगाएंगे, क्योंकि ए और एन कभी अनकाउंटेबल चीजों के लिए आप कैसे लगा सकते हो, अनकाउंटेबल के लिए ए और एन आता है, अनकाउंटेबल के लिए एक आर्टिकल आता है वो है द। तो वो दा में भी देखो केस थोड़ी है, वो कोई इसमें कोई स्पेसिफिक केस थोड़ी आ गया जो आप उसमें कर दो, क्योंकि हाँ डैश शुगर इज, वही बात इससे पहले मैंने आपको मिल्क वाली बताई थी। तो ऐसी बहुत सी कॉमन सी बातें हैं, ये ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ आंसर देखते ही पता चल जाते हैं कि यार यही होना चाहिए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है सेंटेंसेस विद ब्लैंक स्पेसेस इन कॉलम ए। कॉलम ए में एक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और प्रेपोजिशन की लिस्ट दी है कॉलम बी के अंदर। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके गए थे, कौन सी, शिफ्ट ए में करके गए थे। तो इसको करते हैं। अब वही एक फंडा, एक ऐसा उठाओ जो लगभग सभी को आता हो। मैं अपने देखो, मैं मेरे सेंस से थोड़ी उठा रहा हूँ। आई एम, if I am a teacher, then why will I put my sense here? Why will I use my sense here? I will use your sense na, because you are student and you have attempted and you will attempt it. You have attempted in graduation level CET. Now you will attempt again in next month CET graduation level. So I will choose your sense. According to your sense, common sentence will be, a common preposition will be this. बच्चे को पता होता है, छोटा सा 6th 7th का बच्चा है, 8th का बच्चा है, स्कूल एकेडमिक बच्चा है ना, जो स्कूल लेवल में है, स्कूल बॉय है, जिनको प्रेपोजिशन पढ़ाई जाती है, उनको ये बात पढ़ाई जाती है कि जो डेट या डेज हैं या ओकेजन्स हैं, फेस्टिवल्स हैं। चलो मैं इतना आगे क्यों जा रहा हूँ, सबसे कॉमन बात डे और डेट हैं। अरे चाहे वो ओकेजन हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई मूवमेंट हो, वो किसी ना किसी डे पर या किसी ना किसी डेट पर ही तो होगा। कोई दिन है तो उसकी दिनांक भी होगी, कोई दिनांक है तो उसका दिन भी तो होगा। तो ये सारे एक ही तो बात है। जब एक ही बात तो उनके लिए मैं आपको पढ़ाया जाता था, ओन नाम का एक प्रेपोजिशन लगाया जाता है। इस ओन प्रेपोजिशन को वार के लिए, डे के लिए, दिनांक के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि दिनांक भी तो डे ही तो है। कोई त्योहार है, फेस्टिवल है, वो भी तो क्या है, ओकेजन है ना, एक एक दिन पे तो आता है, एक दिन है तो वो क्या है, ओन है। इन सारों में से मेरे को लगता है सबसे सस्ता कौन सा है, ये थर्सडे वाला ही तो है। तो जब थर्सडे लिखा है, कहता आई गॉट ए मीटिंग, मेरे को एक मीटिंग थी, मैं मीटिंग ले चुका था, मीटिंग जा चुका था, मीटिंग प्राप्त कर चुका था, या मीटिंग थी मेरी, एक मीटिंग है मेरी, चुका था नहीं सॉरी चुका है, आई हैव है ना, आई हैव। तो आई हैव गॉट ए मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है, कब, थर्सडे आफ्टरनून को है। थर्सडे आफ्टरनून मेरे को कोई लेना नहीं है, आफ्टरनून है, मेरे को इतना पता है थर्सडे, थर्सडे इज द डे, एंड फॉर डे वी यूज ऑन प्रेपोजिशन। ऑन प्रेप इतना तो यार मेरे को लगता है यार किसी को ही पता होगा, जो स्पेशली ग्रेजुएट होके अगर वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहा है तो इतना तो पढ़ के बैठा ही है वो। ऑन है सेकंड सेंटेंस और ए नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड का ए देखना एक बार। सेकंड ये ले, ये रहा, वो भी एग्जामिनर भी बहुत मतलब कहते हैं ना, बड़ा काइंड है आपके लिए, बड़ा ही सपोर्टिव है आपके लिए, बड़ा कोऑपरेटिव है आपके लिए। उनको भी पता है कि बेचारा है ना इंग्लिश से जूझ रहा है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो कॉम्पिटिटर है जूझ रहा है,
उसको क्या करते हैं, अपने एक ऐसा नॉर्मल सा हिंट देते हैं जो सभी को पता होता है। उसने थर्सडे का हिंट दे दिया, थर्सडे तो सभी को पता है, डे है तो ऑन आएगा। ऑन इसमें ए प्रीपोजिशन ले रहा है, और ए प्रीपोजिशन सिर्फ दूसरे के अंदर एक ही में पड़ी है। बाकी ये सोचो, अगर सी ले लेता, अगर सेकंड का सी आंसर आता, तो आपके तो सिर्फ एक ही ऑप्शन कैंसिल होता है, ये वाला। आपको 3 ऑप्शन से जूझना पड़ता है। यहाँ एक बात ने 3 ऑप्शन कैंसिल कर दिए, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि ये मेरा सही हो ना हो, ये मेरा सही हो ना हो, ये मेरा सही हो ना हो, मेरा ये तो डेफिनेटली सही है मेरा। और जब ये डेफिनेटली सही है ना, इसका मतलब है कि ये मेरा पूरा ही सही है। अब लगाओ लॉजिक। अब मैं एज ए टीचर बताता हूँ, पहले मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा था। अब देखो डी, शी इज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल हमेशा क्या होता है, टू। ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल टू हिम, ग्रेटफुल टू हर, ग्रेटफुल टू हर फ्रेंड। किसी के लिए भी ग्रेटफुल होना, ग्रेटफुल टू। इसमें टू है। डी नंबर पे पड़ा है किसका, फर्स्ट का डी। ठीक है, फर्स्ट का डी। आई हैव गॉट ए मीटिंग ऑन। सेकंड का ए, जरा ए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब सोचो क्या है, ठीक है। विद पढ़ा है ना, विद। सेटिस्फाइड क्या होता है, विद। सेटिस्फाइड विद बड़ा कॉमन सा है यार। सेटिस्फाइड विद होता है, आई एम सेटिस्फाइड विद यू, आई एम सेटिस्फाइड विद हर, आई एम सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशन, आई एम सेटिस्फाइड विद हर एक्सप्लेनेशन, आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। तो क्या है, विद ही है ना। तो विद पड़ा है सेकंड बी पे, और ये हमारा थर्ड नंबर का है, तो थर्ड का आएगा बी, और फोर्थ का एक ही बच्चा जो है टू। दिस कार इज to sell if you are keen to buy it. First D, second A. टू ऑन विथ, टू ऑन विथ। फोर बच्चे है ना, सॉरी फोर बच्चे, वही कह रहा हूँ, टू नहीं, टू तो इसको दिए ना, फोर सेल होगा। तभी मैं सोचूं कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। फोर है ना, मैंने वापस टू उठा लिया बाय मिस्टेक, टू उठा लिया, ऐसा नहीं था। आपको भी पता है कि मैंने टू, जब ग्रेटफुल के बाद ही टू आता है, ग्रेटफुल टू यू, आई एम सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशन, मीटिंग इज ऑन थर्सडे। तो एक बार बताओ, ये वर्ड नहीं देखा कहीं पे, ये वर्ड नहीं देखा, ये फ्रेज नहीं देखी। ये फ्रेज बहुत कॉमन है, आपने लिखा होगा, देखा होगा कि है ना, बहुत सारी कार्स खड़ी हैं। आपने देखा होगा जहाँ कार बिकती हैं सेकंड हैंड वगैरह, तो बहुत सारी कोई भी चीज बिकती है ना, चाहे वो मतलब सेकंड हैंड वाले ज्यादा करते हैं काम, क्या करते हैं, कार के ऊपर है ना ऐसा एक है ना बॉक्स रख देते हैं ऐसा, और उसके ऊपर ले देते फॉर सेल। फॉर सेल कर देते हैं। फॉर सेल का मतलब क्या है, बिकने के लिए, ये क्या है, रेडी है। तो जब फॉर सेल है, तो ये फॉर सेल यहाँ भी तो अप्लाई हो रहा है ना। ये कार के लिए क्या है, फॉर सेल। कोई भी चीज के ऊपर अपने किसी को बेचने के लिए होती है तो फॉर सेल है। जो भी वो है ना, एक ऐप बनाई है स्पेशली, कौन सी है वो एक ऐप है ना जिसकी एड भी काफी आती है, मेरे को याद नहीं आ रहा। उस ऐप कहते हैं ना, बेच डालो फलानी, उस ऐप पर बेच डालो। ठीक है, तो वो ऐप के अंदर क्या था, सारी चीजें फॉर सेल है, फॉर सेल, फॉर सेल देख लेना। तो ये एक फिक्स फ्रेज है यार, एक तो फ्रेज ही फिक्स है फॉर सेल। तो ये अपने ओन ना देखते, किसी को होन भी हार्ड लग रहा था तो भैया सेल देख ले, फोर देख ले। फोर का देखते हैं अगर लॉजिक निकलता है क्या, एक में आंसर आ जाता है क्या। चौथे का सी, यानी फोर्थ का सी, और सेकंड का हमने क्या बनाया था, बी। तो फोर्थ का सी देखना। हाँ, ये भी लॉजिक सही लग रहा है। देखो बेचारा सोचता है आपकी, एग्जामिनर सोचता है आपकी, उनको पता है कि यार कहाँ अड़ेंगे, कहाँ टपकेंगे, कहाँ लपकेंगे। तो ये देखो क्या है, सी,
सी मतलब ये भी कॉमन सी है फोर सेल, क्योंकि ये तो सभी ने देखा है यार, ये चलो नहीं पता होगा तो पढ़ना पड़ता है, ये तो देखा ही होगा कि यार कारें देखी है उस पे ऐसे डब्बा सा रखा हुआ, उस पे फोर सेल लिखा हुआ है, तो फोर सेल यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है, तो फोर का है सी, और चौथे पे है ये चौथा सी, चौथा सी यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही है चौथा सी, तो मेरा सारा सही है, सही है, तो भाई तेरा सही है, किस्मत ने साथ दे दिया तेरा। कई बार ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, दो देखने पड़ते हैं, फिर वहां क्या करोगे, वहां लॉजिक काम आता है, वहां कॉन्सेप्ट काम आता है, वहां रूल्स काम आता है। तो प्लीज इसी भरोसे मत जाना कि सारे क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं, वो तो बाय द वे आगे एलिजिबिलिटी टेस्ट था ना, आगे कल को जब मेन पेपर दोगे, मेन एग्जाम दोगे, जिसमें आपके इंग्लिश भी अच्छे लेवल की आएगी, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अच्छी मात्रा में आएंगे, 75 75 50 50 क्वेश्चन तो एलडीसी में आएंगे, क्या करोगे वहां एसआई के अंदर आएंगे, तख्ता पलट के रख देंगे आपका। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जॉब दे भी सकती है और ले भी सकती है। एक ही क्वेश्चन में कितने ही लोग बाहर कर सकते हो आप, एक क्वेश्चन इंग्लिश में सही करके, और एक क्वेश्चन गलत करके और बाकियों का सही होने पे आप उतने ही पीछे हो जाओगे। तो प्लीज इसको बहुत सीरियसली लीजिए, और कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट पढ़ के मत बैठिएगा कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो किसी भी जब तैयारी करने बैठो, कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट की जब भी तैयारी करने बैठे, तो प्लीज उसको एलिजिबिलिटी टेस्ट लेके ना चले, चाहे वो रीट है, चाहे वो सीईटी है, चाहे वो नीट है, कुछ भी है, वो क्या है, उसमें ऐसा परफॉर्म कर दीजिए कि आपको मेन पेपर के लिए भी ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा परेशानी ना करनी पड़े। अब जो बड़े इसको कंफर्ट लेवल में ले रहे थे, एलिजिबिलिटी ले रहे थे, जब वो पास कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, पास कर लेंगे, 10 के 10 छोड़ के कहीं कहते सर हमने 10 के 10 इंग्लिश छोड़ दी, हमने फिर भी पास कर ले, कोई बात नहीं भाई, तूने पास कर लिया, पर जॉब पास थोड़ी किया, जॉब के लिए मेन पेपर देना पड़ेगा, वहाँ क्या करोगे, वहाँ अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ कॉन्सेप्ट आएंगे इंग्लिश के। तो ऐसे करके नहीं है सर, एक ही तो आना चाहिए, चारों में से एक ही तो आ रहा है, क्या दिक्कत है फिर, अरे भाई दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत ये है कि वहां एक तेरा पेट सेट ना बैठा तो क्या पता तीन देखने पड़ जाए, फिर क्या करोगे, एग्जामिनर का क्या पता है, कैसे मर्जी ऑप्शंस दे देगा, तो ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, ये क्लियर हो गया, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माई नेम, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माई नेम, तो इसमें ये देखो क्या है, पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये तो बेचारा कह रहा है कि पैसिव वॉइस को चेंज करना है, पर ये देखो ये है क्या, पहले तो आस्क्ड आ गया, आस्क्ड क्या होता है, आस्क्ड सेकंड फॉर्म भी होती है और आस्क थर्ड फॉर्म भी होती है, मैंने बोला था अगर विदाउट हेल्पिंग ऑफ आती है तो वो सेकंड फॉर्म है, और विद हेल्पिंग ऑफ आती है तो वो थर्ड फॉर्म है, तो विदाउट हेल्पिंग ऑफ ये तो डेफिनेटली ये क्या हुई, सेकंड फॉर्म, और जब सेकंड फॉर्म है तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है, ओनली वन ऐसा टेंस, ओनली एकमात्र ऐसा टेंस, ओनली एक ही टेंस जो क्या करता है, सेकंड फॉर्म लेता है। और एक ध्यान रखना, सिंपल पास्ट पूरा नहीं लेता सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट सिर्फ अफर्मेटिव लेता है सेकंड फॉर्म, फिर नेगेटिव में डिड आएगा, डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, इंटेरोगेटिव में भी डिड आएगा तो भी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब सेकंड फॉर्म आ गई तो सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म कभी पैसिव में हो नहीं सकती, तो ये डेफिनेटली क्या वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। पहले तो आप वॉइस देख लो ना कौन सी है, क्योंकि कई बार ब्रैकेट में नहीं लिखा आता, तो आप को वहां पैसिव स्ट्रक्चर आ जाती है, वो एक्टिव पूछ लेता है, और फिर भी आप पैसिव की पैसिव बनाने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है, वहां आपको कंसेप्ट देखना है, ध्यान से पढ़ना है, करना है। आप वही बात है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहते हैं ना, जैसे सावधानी हटी और वास्तव में दुर्घटना घटी। टेंस पता लग गया, देखो हर मतलब एग्जामिनर का फेवरेट है ये सिंपल पास, सिंपल इनके बड़े मस्त मतलब बनाना चाहते हैं ये पैसिव वॉइस। आपको पता लगा कि एक्टिव वॉइस है ना, वो सिंपल पास्ट की है, तो क्या स्ट्रक्चर होती है पास्ट की, सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इस, अब मेरे को ऑब्जेक्ट लिखना क्यों जरूरी पड़ेगा, आपने कहा सर आप तो कहते हो कि है ना एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्रधान वाक्य होते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो भी चलेगा, तो चलेगा, मैं कब कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ना हो तो भी चलेगा, सब्जेक्ट प्रधान वाक्य होते हैं। बट जब हमें इसकी पैसिव बनानी है, जब पैसिव बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट जरूरी चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रधान वाक्य होते हैं।
और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब अकर्मक क्रिया, अकर्मक यानी इसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ये डेफिनेटली क्या है, ये तो सकर्मक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका बनेगा पैसिव। और ये थी एक्टिव सिंपल पास्ट की, और सिंपल पास्ट की जब पैसिव बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, और वॉज वर जो ऑक्सिलरी है वो वॉज वर यूज होती है, प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, कोई मर्जी टेंस का पैसिव बना रहे हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बाय के साथ लिख दिया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बाय के साथ लिख दिया जाता है। अब सोचो कि हमें तो इतनी स्ट्रक्चर मेन चाहिए, ये पैसिव है। क्या पैसिव होता है हमेशा, पेरिफ्रेस्टिक स्ट्रक्चर इज ऑलवेज पैसिव स्ट्रक्चर। पेरिफ्रेस्टिक बोला था मैंने, पेरिफ्रेस्टिक मतलब ऑक्सिलरी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वो, और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑक्सिलरी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ गया ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ढूंढो कहाँ है। पहले तो वोजवर देखो यार, बात की बाद में आ जा भाई, पहला ऑप्शन ही फालतू का है, इसको गोली मारो। नहीं पढ़ते अपने अपने नहीं पढ़ते कि क्या लिखा है। मैं आपको सिर्फ हर बार मैं आपको पैसिव मैं बता भी सकता हूँ, पूरा भी ढूंढवा सकता हूँ कि देखो पूरा इसका ये बनेगा, माई नेम वॉज आस्क्ड, ये बनेगा, मैं बता सकता हूँ। मेरे को आपको पेपर कैसे पास करना होता है, कैसे डील करना होता है, इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वैसे इंग्लिश तो क्या कोई मर्जी सब्जेक्ट ले लेना, जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर करते हो उसमें ऑप्शंस 4 लेके मत चला करो, पहली बारी में किक मारा करो उन क्वेश्चन उन ऑप्शंस को जो फालतू में आपका दिमाग चाटने के लिए, दिमाग की ऐसी तैसी करने के लिए आए हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन, क्यों पढ़ूं मैं पूरा क्वेश्चन, क्यों पढ़ूं मैं पूरा सेंटेंस, क्यों बनाऊं मैं पूरा पैसिव, जब मेरे को इतना पता है कि ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का हमने पैसिव बनाना है, तो पैसिव में वोज वर आता है, तो मैं वोज वर ढूंढूंगा ना यार, मैं क्यों फालतू में देखूंगा। एक वोज और है ही नहीं, लो कहानी खत्म हो गई है। लो लो हैड बीन, हैव बीन, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा एक। जिसको पैसिव पूरा नहीं आता ना, वो इतना भी देख लेगा ना कि अच्छा सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस होता है, तो इसका पैसिव बनाते हैं तो वोज वर थर्ड फॉर्म होता है, और वोज वर थर्ड फॉर्म जहाँ मिलता है वही अपना सही ऑप्शन होता है। अगर ये बात 2 ऑप्शंस में होती फिर तो भाई आपको करना पड़ता। आप यही मान के चलो ना कि है ऑप्शंस में है, 3 ऑप्शन में है, अपने को कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अगर आपको उस भीड़ से बाहर निकलना है जो आप कॉम्पिटेटिव भीड़ लेके बैठे हो। आंसर तो यही है, क्योंकि वो सिर्फ इसी में आ रहा है, इसमें हैड बीन, इसमें हैव बीन, इसमें हैड बीन, बच्चा एक ही, आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय द इंटरव्यूअर। मैं इसको, मेरे को वापस लिखना पड़ेगा ब्लैंक स्लाइड में, क्योंकि समझाना चाहता हूं मैं इसको आपको। मेरे को एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने दो। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माय नेम, ओके। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माय नेम, मैंने ये कहानी बता दी कि एक्टिव वॉइस है। ये क्यों एक्टिव वॉइस है, बिकॉज ये सेकंड फॉर्म से बनने वाला सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म बन रहा है, यूज हो रही है। सेकंड आस्क फर्स्ट फॉर्म है, आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये बिना हेल्पिंग वर्ब किया ही है, और सेकंड फॉर्म है तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो इसकी एक्टिव वॉइस देख लो। ये मैं अलग से क्यों लिखूं, मैं इसको ही लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये एक ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट है भैया इसमें, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है ये, 2 ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था, पर जो स्टूडेंट नहीं सुने थे, नहीं उपस्थित थे, फिजिकली थे, मेंटली नहीं थे उपस्थित, वो सुन लो एक बार, वापस बता रहा हूँ।
कभी भी ऑब्जेक्ट वेरीफाई करना होता है तो आपको व्हाट और हुम से क्वेश्चन बनाना पूछना होता है, या क्वेश्चन या आंसर निकाल, सॉरी इसको बोलूंगा मैं, आंसर निकालना होता है। किसी भी सेंटेंस को पढ़ो, इसको एक्टिव वॉइस को पढ़ो, उसका व्हाट देखो, आता है आंसर तो वो ऑब्जेक्ट है, हुम देखो आंसर आता है तो वो भी ऑब्जेक्ट है, दोनों आते हैं तो दो ऑब्जेक्ट है, एक आंसर आता है तो एक ऑब्जेक्ट है, एक भी नहीं आता आंसर तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है, कई बार वो छोड़ ही देता है। ट्रांजिटिव वर्ब में भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे आई गेव, मैंने दिया, व्हाट दिया, व्हाट गेव, आंसर नहीं आ रहा, हुम गेव, किसको दिया, आंसर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं आई गेव अ पेन, आई गेव अ पेन, मैंने दिया, क्या दिया, ए पेन, व्हाट गेव ए पेन, तो व्हाट का आंसर आया, किसको दिया, आंसर नहीं आया। एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट लेता हूँ, आई गेव अ पेन टू हर, मैंने एक पेन उसको दिया, हर को दिया, तो किसको दिया, हुम गेव, हर गेव, हर का आंसर आया, इसमें व्हाट का आंसर ए पेन आया, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक बात सोचो, जो डायरेक्ट, देखो वर्ब किस पे डिपेंड कर रही है, दिया, क्या, किसको काटूं कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पेन को काटूं या हर को काटूं, मैंने दिया क्या, ए पेन, या उसको, उसको काटो, तो हर को काट दिया, तो हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा कि वर्ब गेव है वो पेन के लिए आ रही है, हर के लिए नहीं आ रही है, मैंने पेन दिया उसको, समझ आ रही है बात। तो चलो इसमें ऑब्जेक्ट दोनों, देखो व्हाट का आंसर आ रहा है, व्हाट आस्क्ड, क्या पूछा, क्या पूछा, व्हाट आस्क्ड, माई नेम पूछा, व्हाट का आंसर क्या है, माई नेम, मेरा नेम, ये व्हाट का आंसर आया, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, पर ये कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आस्क्ड, क्या आस्क्ड, माई नेम, मेन मेन बात ये है, मेन देखो वर्ब इस पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्या है, मेन ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि पहले वो आ रहा है, क्या दिक्कत है, ज्यादातर इंसान वाले होते हैं ना वो इनडायरेक्ट ही होते हैं ज्यादातर, रट्टा मत मारना। वैसे हुम आस्क, किसको पूछा, देखो हुम का मतलब होता है किसको या किसे, हुम होता है किसको या किसे, किसको पूछा, किसे पूछा, मी को पूछा, मुझे पूछा, मी को पूछा, तो हुम आंसर आया मी का, हुम के लिए आंसर आ रहा है मी, वट के लिए आंसर आ रहा है माई नेम, समझ रहे हो। चलो ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, अपने को एक ही ऑब्जेक्ट से बना, देखो अपने को तो यार ऑब्जेक्टिव पेपर करना है, ऑब्जेक्टिव में अपने को बनाना तो है नहीं, बनाना होगा तो मैं दो बना के दिखा दूंगा, अभी बना दूंगा आपको मैं, पर इसमें तो ऑप्शंस थे, ऑप्शन में एक ही उठाया, क्या, मी ऑब्जेक्ट उठाया, मी ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या बनता है, आई, तो आई से एक और एक दो ही बने हैं। एक बात सुनो, अगर आप सब्जेक्ट देखते तो एक तो सीधा ये कैंसिल कर देते, और एक एक नहीं, हाँ एक ही कैंसिल करते, क्योंकि तीसरा भी आई से बनाया है, आई आई आई, तीन तो इससे ऑब्जेक्ट से सही बन गए, पर आगे वर्ब की गड़बड़ कर दी इसने, क्योंकि मेरी पैसिव क्या होनी चाहिए, ये तो थी एक्टिव वॉइस, अब पैसिव देखो, पैसिव पैसिव होती है सिंपल पास्ट की बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से शुरू, पैसिव बता रहा हूँ, पैसिव, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बाय को लिख सकते हैं सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो ये स्ट्रक्चर चाहिए। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट क्या है, इन दोनों में से अगर मैं वो मी को उठाऊं तो मी का जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई होगा, तो आई के साथ वॉज लगता है, वर लगता है, सर दोनों ही लगते हैं, आई के साथ वॉज भी लगता है, वर भी लगता है। पर अगर कंडीशनल सेंटेंस है, इफ वाला सेंटेंस है, सपोजिंग वाला है, अनलेस वाला है, प्रोवाइडेड दैट वाला है, ऐसे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कंडीशंस रखी जाती है, तीन प्रकार के कंडीशन होते हैं, ओपन कंडीशन टाइप, और इमेजिनरी कंडीशनल, या जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशनल टाइप दूसरी, और तीसरी अनफुलफिल्ड या अनसेटिस्फाइड कंडीशन। तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आई के साथ वर लगाया जाता है, किसमें, और वो भी दूसरी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ जाता, वो चीज,
जो कभी पूरी नहीं हो सकती। वहां इफ के साथ, इफ में आई के साथ वर्ब, पर अगर इफ उफ वाला नहीं आया, सीधा एक्टिव वही सारा टेंस स्ट्रक्चर आ रही है, पैसिव स्ट्रक्चर आ रही है, तो ध्यान रखना वहां आई के साथ क्या लगता है, हमेशा वॉज लगता है, वर्ब नहीं लगता। आई वॉज थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म क्या है वो देखो, वही थर्ड फॉर्म है, पर फर्क क्या था, ये हेल्पिंग ऑफ के साथ आई और वो बिना हेल्पिंग ऑफ के आई थी, और यही दोनों की शर्त है। थर्ड फॉर्म की जिद मेरे को ये चाहिए, सेकंड फॉर्म की जिद मेरे को कोई नहीं चाहिए, हेल्पिंग ऑफ चाहिए ही नहीं। तो आई इतना सा लिख दो ना तो भी मेरा पैसिव बन गया, और अपने को तो पूरा छांटना है। तो आई वॉज आस्क्ड क्या, माई नेम, क्या आस्क किया गया, माई नेम, किसके द्वारा, बाय, सब्जेक्ट कौन है, द इंटरव्यूअर, तो बाय द इंटरव्यूअर, क्योंकि ये नाउन फॉर्म में है, नाउन फॉर्म में तो वैसे ही लिखा जाएगा, प्रोनाउन फॉर्म में होता तो मैं इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी आई का मी, शी का हर, दे का देम ऐसे कर देता। एक तो देखो मैंने आई से बना दिया पैसिव, दूसरा पे, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट दो हैं तो पैसिव भी दो बन सकते हैं, एक आई से बना दिया और एग्जाम वाले ने भी उससे आई से बनाया, पर अगर मैं माई नेम से बनाऊं तो भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वर्ड से, वर्ड आंसर है ना, तो माई नेम, माई नेम वही बात है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब की बारी है, माई नेम सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वॉज, माई नेम वॉज, थर्ड फॉर्म आस्क्ड, किससे पूछा, टू मी, आस्क टू मी, टू लगाना पड़ेगा यहाँ, आस्क टू मी, माई नेम वॉज आस्क टू मी बाय द इंटरव्यूअर। ये लो, ये दो पैसिव स्ट्रक्चर हैं, एक ही टेंस की, एक ही सेंटेंस की दो पैसिव स्ट्रक्चर हैं, बिकॉज वी हैव हियर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, और मैंने दोनों से बना के दिखा दिया आपको, दोनों में सेंस एक ही आ रहा है। इंटरव्यूअर ने मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरा नाम पूछा गया था, इंटरव्यूअर के द्वारा मेरा नाम पूछा गया था मुझसे इंटरव्यू के द्वारा, ये इसकी ट्रांसलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये 146 147 आएगा, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज और इडियम, अंडरलाइन नहीं आया इसमें, क्वेश्चन देखिए एक बार क्या था इसमें, क्वेश्चन पूरा नहीं आया, क्वेश्चन देखिए क्या था। हाँ, वो क्वेश्चन छूट गया, सॉरी, क्वेश्चन वो जो लिखा जाना था वो नहीं लिखा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, वो है, बताइए क्या था, शी प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स, आगे, शी प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स विद हर मनी, शी प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स विद हर मनी। क्वेश्चन ये था, कहता आपको करना है इस फ्रेज, ये जो फ्रेज और एडियम है इसमें अंडरलाइन वर्ड था डक्स एंड ड्रैग्स, कहता है ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, एक पूरी फ्रेज है ये, सॉरी ये ना, ये जो एक मतलब एक प्रोवर्ब है, एक इडियम है, एक कहावत है ये। अब इसको क्या कहते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, देखो इसका आपको इस अंडरलाइन फ्रेज प्रोवर्ब का, इस अंडरलाइन इडियम का क्या बताना है, मीनिंग बताना है इन चार ऑप्शंस में से।
वो खेलती थी किससे, डक्स एंड ड्रैग्स विद हर मनी। अब आप कहोगे यार पैसा है और ये बतकें बुतकें, आप मीनिंग लगाने मत बैठ जाना, एडियम्स के, फ्रेजेस के, प्रोवर्ब्स के मीनिंग मत लगाने बैठ जाओ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं चलता, वो क्या होता है, उसको लर्न नहीं किया जाता है, एक ही है उसको रट लो, लर्न कर लो, तो जो चीज लर्न करने वाली वो लर्न नहीं करनी पड़ेगी। तो डक्स एंड ड्रैग्स का मीन क्या होता है कि मैं आपको बोलूं कि कहते हैं ना बड़ा अंधाधुंध तरीके से कोई खर्च करता है, कि मतलब लैविशली किसी चीज को स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है, बिना सोचे समझे किसी को खर्च किया जाता है, ठीक है, वो चीज होती है लैविशली स्पेंड होती है वो कोई चीज। तो ये रहा स्पेंट लैविशली, ठीक है। अब देख एक बात है, डिड नॉट स्पेंड, तो वो ये कह रहा है कि स्पेंड ही नहीं किया, वो क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है भयंकर स्पेंड किया, ये तो है ही उल्टी बात ही। डिड नॉट स्पेंड तो होता है स्पेंड ही नहीं किया, ये कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ खुला खर्चा, मतलब खुला क्या, ना समझी वाला खर्चा, बिना सोचे समझे खर्च कर देना, अंधाधुंध तरीके से खर्च कर देना। बोरोड तो होता है उधार लेना, कहाँ खर्च करना बहुत भयंकर, कहाँ उधार लेना, और ये दोनों क्या एक ही तो बात है। लैंड भी तो क्या होता है उधार देना, तो लैंड क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म है लेंट, ये भी उधार का है वो भी उधार का है, हमने क्या कहना है, वैसे ही सीधी सीधा इसका आ ही रहा, स्पेंट लेविशली आ ही रहा है, कि उसने क्या किया, अपने पैसे को, पैसे के साथ क्या कर दिया, बड़ा मतलब लेविशली स्पेंड किया उसने खेल में, मतलब पैसे के साथ खेल गई वो, इतना मतलब उसने पैसा खर्च किया, इतना मतलब लेविशली, और बिना सोचे समझे उसने खर्चा किया। अब कहता है कि वही बात है, इसमें आपको क्या करनी है, इनडायरेक्ट स्पीच करनी है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो देखो, एक तो रिपोर्टिंग, ये क्लोज है ना, ये रिपोर्टिंग क्लोज, ये वाला ये होता है रिपोर्टिंग क्लोज, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर पड़ा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच पड़ी होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच एक रिपोर्टिंग क्लोज है। और आपको रिपोर्टेड स्पीच का क्या देखना होता है जब चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस, और इसका क्या देखना है आपको, टेंस, रिपोर्टिंग क्लोज का टेंस देखना है। अगर पास्ट है तो अंदर सारा चेंज होता है, क्या सारा का मतलब प्रोनाउंस चेंज होते ही होते हैं, चाहे वो बार पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। अब एक बार बताओ, ये बात डायरेक्ट किसी ने बोली, जब इनडायरेक्ट कोई जाके बताता है, मैं कहता हूँ चुगली, तो चुगली कोई करेगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, प्रोनाउन तो चेंज करेगा, कि वो कहता कि मैंने ऐसा कहा, वो जाके तीसरा बंदा कह रहा है, कहता उसने ऐसा कहा, तो मैंने कहा उसने तो कहा ना, तो उसने कहा मतलब आपको प्रोनाउन तो चेंज करने ही करने हैं। पर अगर बार पास्ट टेंस है तो आपको उसके साथ क्या चेंज करना है, आपको उसके साथ उसके जो टाइम फ्रेजेस आ रही हैं, प्लेस जो वर्ड्स है, टाइम वर्ड्स, प्लेस वर्ड्स जो आ रहे हैं, जैसे नाउ, जस्ट, टुमारो, यस्टरडे, ठीक है, और नेक्स्ट, और आफ्टर, बिफोर, ये सारे आते हैं ना, इनको चेंज करना होता है। तो जब ये चेंज करने होते हैं तो ये क्या होता है, बार पास्ट है तो ही चेंज होगा, टेंस चेंज करना होता है, बार पास्ट है तो ही टेंस चेंज करना है, और प्रोनाउन तो वैसे ही चेंज करना है, और अपने को, और हाँ बस टेंस में हेल्पिंग वो मेन वर्ब जो भी है वो चेंजेस वाली आगे बात, ये चीजें अपने को चेंज करनी पड़ती हैं। बार पास्ट है, अब भी यार बार बार तो बता रहा हूँ, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म सैड, सेकंड फॉर्म वर्ब की सैड है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है, पास्ट है, बार पास्ट है, बार टेंस देखना है तो अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब आपको सर ये भी पास्ट है, बिल्कुल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो सर इसका टेंस क्यों देखना पड़ेगा भाई, चेंज करोगे तो वो रूल लगाना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट चेंज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। जब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला आपने निकाल लो। मेरे को नहीं पता कि जॉन सेड है, जॉन आस्क्ड है, जॉन टोल्ड है, जॉन एक्सक्लेम्ड है, जॉन ऑर्डर्ड है, जॉन रिक्वेस्टेड है, जॉन सजेस्टेड है, जॉन अपलॉयडेड है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को एक बार इतनी बात पता करनी है, मेरे ऑप्शंस डिलीट करने के लिए, ऑप्शन हटाने के लिए, कि हैड प्लस वर्ब थर्ड तो डेफिनेटली आनी है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हैड और थर्ड फॉर्म ले रहा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बिल्कुल मान्य है। हैड बीन तक तो हो जाता सही, क्योंकि बीन भी तो थर्ड फॉर्म होती है, पर आगे क्या कर रहा है, वेटिंग, ऐसी स्ट्रक्चर किसकी होती है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, बीन आईएनजी हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस बता रहा है, हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस,
हैड है तो पास्ट कंटिन्यूस, और विल शैल हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हमें चाहिए ही नहीं, मेरे को तो चाहिए हैड प्लस थर्ड। फिर आ गया बीन वेटिंग, मेरे को चाहिए हैड प्लस थर्ड, मेरे को चाहिए हैड प्लस थर्ड। अभी भी कहानी दो ऑप्शंस में अटकी हुई है, अटकी हुई है। तो एक बात है कि जब बार पास्ट है तो अंदर सारा चेंज होता है, तो मैंने टेंस तो चेंज कर दिया, तो प्रोनाउन तो वैसे ही करूंगा। आई कौन से आई, देखो दिखने में क्या लग रहा है, फर्स्ट लिख रहे हैं ना, ऐसे फर्स्ट लिखा हुआ है, तो आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सन लॉ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन क्या थे, आई और वी थे, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके देखने हैं, इसके रिपोर्टिंग क्लॉज के। पर्सन्स किसके देखने हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इसके देखने हैं, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच के। तो आई क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसका क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका है, जॉन। जॉन कौन है, ही है, जॉन ही होता है, एक मेल है तो ही है। इसमें आई है और इसमें ही, क्योंकि ऑप्शन ये दो तो कैंसिल ही है अपने अपने पास कौन सा है, एक ही ऑप्शन, बी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में आई हैड है, देखो हैड वेटेड तो डेफिनेटली आएगा। अब अपने को प्रोनाउन ही दुखी कर रहा है, एक प्रोनाउन क्या कह रहा है, आई और एक ही है, और मैंने अभी आपको निकाल के बताया कि आई चेंज होगा ही में, क्योंकि बाहर पास्ट पड़ा है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट बंदा है, मेल है, जॉन ही है, तो ही हैड आगे मत पढ़ो कुछ भी, आपका ऑप्शन सही है ये डी वाला। क्योंकि इसमें देखो जॉन सैड, बिल्कुल सैड, दैट कनेक्टिव लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि ये असैरेटिव स्ट्रक्चर है, असैरेटिव स्ट्रक्चर में हमेशा दैट कनेक्टिव लगता है। असैरेटिव यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव जो बनती है। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ ही, और सेकंड फॉर्म बदल गई हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड वेटेड। और फॉर लीजा, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, फॉर लीजा आ गया टिल 10 o'clock, ये कुछ चेंज नहीं होगा तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, बात खत्म। ये इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, अंडरस्टूड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म है ये, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बहुत, ये तो बहुत कहते हैं ना पप्पू से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको टेंस वेरीफाई करना होता है। एक बात थी मैंने अभी आपको शायद पिछले पेपर में करवाई थी, कि फोर लगाकर या सिंस लगाकर जब टाइम फ्रेज आती है, ये टाइम फ्रेज दे रखी है ना, सिंस या फोर लगाकर टाइम फ्रेज आती है, देखो ना, फॉर द लास्ट 1 hour, द लास्ट 1 hour एक टाइम फ्रेज है, टाइम बता रही है, टाइम फ्रेज है। जब टाइम फ्रेज है तो ये सिंस फोर के साथ आएगी, और फोर ही क्यों आए, क्योंकि ये काउंटिंग है, उस घंटे का या घड़ी का टाइम का नाम नहीं है, 2 बजे 3 बजे नहीं है, तो इसका लिए फोर है। जब फोर है तो या तो ये परफेक्ट टेंस है कोई ना कोई, या फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूज है कोई ना कोई। कोई ना कोई मतलब समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ कोई ना कोई, कोई ना कोई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, या फिर पास्ट का परफेक्ट है, या फिर फ्यूचर का परफेक्ट है। वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, या पास्ट का परफेक्ट है, या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूज है। मेरे को एक बार इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को इतना पता है, या तो ये परफेक्ट टेंस है थर्ड फॉर्म वाला, या फिर ये लास्ट वाला टेंस होता है ना जो बीन प्लस आईएनजी वाला, ये वो है। देखो ऑप्शन मैंने बोला है, या तो ये परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूज है। एक बार देखना कि इसमें परफेक्ट और दोनों ऑप्शन है क्या, है ही नहीं, हो भी नहीं सकते। जब तक अपने को वर्ब क्लैरिफाई नहीं होती है तब तक नहीं होंगे। और कई बार वर्ब क्या होती है, ऐसी दिख जाती है कि कौन सी एक देखो कोई ऐसी वर्ब होती है जो कभी भी हमें कंटिन्यू में दिखेगी नहीं, कि कोई हंस रहा है, अपने को परफेक्ट में नहीं दिखेंगे, कोई हंस रहा है, आपको क्या पता कि आपने वो, आप कह सकते हो वो हंस गया, हंस चुका था, आपको क्या पता वो कोई आपने उसकी आंखें देखी यहाँ तक ऐसा कुछ हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, वो चीज आप जब तक कंटिन्यू नहीं देखोगे तब तक वो रहेगी। वो खाना खा चुका है, तो आपने क्या मतलब देखा कि वो आपके गले से निकलता हुआ कोई रोटी देखी या कुछ टुकड़ा देखा, तो वो क्या अंडरस्टूड है कि आप कोई चीज को कंटिन्यू देखोगे तो ही वो चीज आपको कंटिन्यू में रहेगी। तो ये चीज अंडरस्टूड है। तो इसमें या तो ये दोनों आएंगे या एक ही आएगा, ऑप्शन में तो देगा नहीं, क्योंकि दोनों ही आंसर हो सकते हैं। पर एक बात सुनो, परफेक्ट में अगर मैं ये देखो सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला होता है परफेक्ट, और ये क्या होता है बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मेरे को दिखा दो
इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन। वो स्लीपिंग मैंने कोई लिखी है, वॉज वर प्लस ING, क्योंकि ना तो ये परफेक्ट होता है ना ये परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तो पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन ही नहीं होता किसमें, सिंस फॉर वाले में। सेकंड फॉर्म कितनी बार बता रही है, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, ना तो ये परफेक्ट है ना ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये भी कैंसिल। तीसरा हैज बीन स्लीपिंग, आगे बात परफेक्ट कंटिन्यूस किसका, प्रेजेंट का। हैज लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैव लगा है तो हैड लगा है तो पास्ट कंटिन्यूस, और अगर ये यहाँ पे हैव लगा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर यहाँ पे विल शैल हैव लगा होता तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये तो बात ही अलग है, इज यानी प्रेजेंट, ING मतलब कंटिन्यूस, तो इज ING प्रेजेंट कंटिन्यूस। और मैं क्या कह रहा हूँ, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। एकमात्र ऑप्शन बचा है। अब कोई सोच रहा है कैसे आया, सिर्फ एक वर्ड देखना है ये वाला, फोर को देख के ये देखना है कि टाइम फ्रेज आई, और फोर को देख कर टाइम फ्रेज लगाते हैं या सिंस को देख कर टाइम फ्रेज लगाते हैं तो एक ही टेंस बनता है, वो है, सॉरी दो टेंस बनते हैं, तो परफेक्ट का या परफेक्ट कंटिन्यूस। अब वो कौन से टेंस का है वो अपने को ऑप्शन में वैसे ही झलक जाएगा। अब आप ये सोचते हो कि इसमें हैड बीन भी ऑप्शन आ सकता था, अगर मैं एग्जामिनर होता तो हैड बीन भी देता। उसमें क्या करते फिर, आप कहते सर मैं इसके में हैड बीन कर रहा हूँ, यहाँ नीचे वाले में हैड बीन आता, फिर क्या करते, फिर आपको दो ऑप्शन से खेलना पड़ता, एक तो इससे और एक इससे, ये दोनों तो कैंसिल थे। क्यों खेलते, खेलने की जरूरत ही नहीं है। ये हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तब बनता जब यहाँ कोई पास्ट की पहचान दी होती। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 1 आवर व्हेन यू केम। अगर ये एक क्लोज साथ में जोड़ दिया जाता कि जब तुम आए, केम सेकंड फॉर्म, तो एक पहचान आ गई, अच्छा पास्ट की बात हो रही है, तो टेंस भी कैसा रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पर ऐसा कुछ आया ही नहीं भाई, और वैसे भी ऑप्शन भी नहीं आया, तो कौन सा, जब बिना पहचान का कोई आए तो वो 100% कौन सा होता है, प्रेजेंट ही होता है। पास्ट आएगा तो पास्ट की पहचान, फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर की पहचान आएगी आएगी। समझ रहे हो बात। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस सीरीज, ऑफ दिस इनिंग्स, लास्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस। बड़ी सौखी सी बात है। डिस्टरबेंस यानी परेशानियां, या कहते हैं ना, यहाँ पे डिस्टरबेंस का मतलब शोर शराबा भी हो सकता है, शोर शराबा परेशानी, उससे मुक्त ऐसा वातावरण जो डिस्टरबेंस फ्री हो, फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस हो। तो वायलेंट हो सकता है, यार वायलेंट कैसे होगा, ये तो इसका एंटोनिम हो गया कि वायलेंट तो हिंसक होता है। हिंसक क्या होता है, जहाँ वायलेंस हो, वायलेंस में क्या होगा, हिंसा में क्या होगा, शोर शराबा होगा, शोर शराबा होगा, नॉइज होगा, नॉइज, नॉइज होगा, और फुल ऑफ डिस्टरबेंस होगा, फुल ऑफ डिस्टरबेंस होगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, फ्री ऑफ डिस्टरबेंस, फ्री ऑफ डिस्टरबेंस कहाँ फुल ऑफ डिस्टरबेंस, बात अलग है। तो 100% ये कैंसिल है। चैटिक क्या होता है, अराजक, अराजक क्या होता है, अराजक, अराजक होता है अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त क्या होता है, क्या बताऊं अस्त व्यस्त को मैं आपको, उजड़ा हुआ सा, उजड़ा हुआ सा। चैटिक, क्या ये फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस, अरे भाई भरी पड़ी है डिस्टरबेंस, कहाँ ये होगा, फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस नहीं, फुल ऑफ डिस्टरबेंस। तो ये भी इसका, सॉरी ये क्रॉस लगाना है, क्रॉस है, नहीं होगा। एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब उत्तेजित, जो बंदा उत्तेजित है, एक्साइटेड है, वो कहाँ से फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस होगा। उसमें उत्तेजना इतनी भरी है, उसमें इतनी उत्तेजना भरी है, उसमें इतनी एक्साइटमेंट भरी, उसमें इतनी खलबली मची हुई है, वो कहाँ से डिस्टरबेंस हो, खलबली मची हुई है इसके अंदर, नॉइज खुद के अंदर ही उसके अंदर भरा पड़ा है, नॉइज का तूफान चल रहा है। एकमात्र ऐसा ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब शांत, शांत मतलब साइलेंस, 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 शांत। और जहाँ शांत है वहाँ डिस्टरबेंस आएगी नहीं, वो होगा फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस। तो इसका सही आंसर होगा ट्रैंक्विल सी। तो ये तो थे आपके 4 CET के सॉल्यूशन पेपर जो मैंने बड़े अच्छे से करवाने की कोशिश की।
तो उम्मीद है कि आपने बड़े ध्यान से सुने होंगे, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, मेरे को ये उम्मीद है जब आप इसको यूट्यूब पे देखोगे। और जितने भी आपको बताए थे ग्रामर के टॉपिक्स, उनको ध्यान से समझना, देखना, बड़े अच्छे से उसको रिपीट वगैरह करके देख सकते हो और आराम से। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेशन में आप ज़रूर लिखना, कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या सर में डाउट है, क्या आपको और बताना चाहिए, क्या करवाना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जो भी लिखोगे मैं उसको ध्यान से रीड करूंगा, उसके अंदर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स होगी किसी भी टॉपिक को लेकर, और अगर कोई टॉपिक पूरा का पूरा चाहोगे यूट्यूब पर तो डेफिनेटली उसको लाऊंगा। और इसके साथ ही मैं ये सेशन ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप इसका अच्छा रिस्पॉन्स करोगे और अच्छे से समझोगे। थैंक यू वेरी मच।